नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भारत में दलीय प्रणाली पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो दलीय व्यवस्थाएं देखी, किस तरह की दलीय व्यवस्था होती है, एक दलीय, बहुदलीय, दो दलीय। आज हम देखेंगे कि भारत की दलीय प्रणाली अर्थात भारत की स्थिति किस तरीके की है, किस तरीके की शासन प्रणाली यहाँ पर पाई जाती है। मुख्यतः हम भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली मानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से हम देखें कि किस तरह की भारत में दलीय प्रणाली रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो भारत में दलीय प्रणाली, ये हमारा टॉपिक है, दलीय प्रणाली अर्थात पार्टी सिस्टम। तो भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो प्रारंभिक रूप में अगर हम देखें तो एक दलीय रही है। क्या रही है? देखिए, अगर भारत में दलीय व्यवस्था प्रारंभ में है ना, प्रारंभ में कितनी रही है? प्रारंभिक रूप में एक दलीय रही, एक दलीय व्यवस्था रही, क्योंकि 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो भारत जब आजाद हुआ तो आजाद होने के समय से कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा है। कांग्रेस का सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की ही मांग थी। इन्हीं के कांग्रेस के सहयोग से ही हम कहते हैं कि भारत को आजादी मिली है। कांग्रेस ने बहुत बड़ा योगदान दिया भारत की आजादी में उस समय, और कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी थी और मुख्यतः सभी लोग कांग्रेस की तरफ थे, कांग्रेस को वोट देते थे। अर्थात एक दलीय शासन प्रणाली थी। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ही दल कांग्रेस, ये स्थिति थी 47 के बाद की। अब क्या होता है, किस तरह इस दलीय व्यवस्था प्रारंभिक जो है उसमें किस तरह परिवर्तन आया उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, शुरुआत में एक दलीय व्यवस्था थी, लेकिन 1967 में यह दलीय व्यवस्था 1967 में ये दलीय व्यवस्था है, ये एक दलीय से बहुदलीय में परिवर्तित हो गई। बहुदलीय में परिवर्तित हो जाती। ठीक है, 1967 में किस तरह? देखिए, 1967 में कांग्रेस के वर्चस्व में कमी आती है। कांग्रेस के जो वर्चस्व था उसमें कमी आ जाती है। कांग्रेस के वर्चस्व में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है कांग्रेस के वर्चस्व में। और किस तरह आती है कि 1967 में कांग्रेस ने राज्यों के अंदर, कहां पर? राज्यों के अंदर, राज्यों में अपना वर्चस्व है वो खो दिया। क्या किया? राज्यों में अपना वर्चस्व खो देती है। केंद्र में स्थिति इन्हीं की है, लेकिन राज्यों में स्थिति खराब हो जाती है। केरल सहित करीब करीब 10 राज्य में सत्ता इनके हाथ से चली जाती है। केरल सहित 10 राज्यों में सत्ता इनके हाथ से क्या हो जाती है? चली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जहां 1967 से पहले सिर्फ कांग्रेस ही दिखाई देती थी राज्यों में और केंद्र में, वो स्थिति लगातार चल रही थी। लेकिन 1967 में अचानक बदल जाता है, बदलाव आता है और करीब 10 राज्यों में सत्ता चली जाती है।
विपक्षी व क्षेत्रीय दलों का उदय हो जाता है। यहीं पर छोटे छोटे क्षेत्रीय दल आ जाते हैं और विपक्षी एवं क्षेत्रीय दलों का उदय हो जाता है। यह उदय हो जाता है और यही बात है, यही कारण था कि 1977 में पहली बार केंद्र के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। 1977 में, यह आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं। तो अब बात करते हैं 1977। देखिए 1977 में केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार बनती है। गैर कांग्रेसी सरकार बनती है ना। गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, कांग्रेस की शक्ति खत्म हो गई। हमने देखा 67 से और 77 के अंदर तो यह स्थिति हो जाती है कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बन जाती है और कांग्रेस को मात्र 153 सीटें मिलती है। लोकसभा में कितनी, अगर हम बात करते हैं कांग्रेस को, तो लोकसभा में कांग्रेस को मात्र 153 सीटें मिलती है। आप सोच सकते हो 153, यह स्थिति आ जाती है कांग्रेस की। अर्थात हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति में लगातार अवसान होना शुरू हो जाता है 67 के बाद से। लेकिन हम देखते हैं 80 व 84 में पुनः एक बार केंद्र में एक दलीय पद्धति चलती है। पुनः कांग्रेस की स्थिति में थोड़ा सुधार होता है। अगर हम बात करते हैं 1980-84, तो पुनः कांग्रेस को बहुमत मिलता है ना। पूर्ण बहुमत यहां पर मिलता है और पूर्ण बहुमत जब कांग्रेस को मिलता है, स्पष्ट बहुमत यहां पर मिल जाता है और पुनः एक दलीय पद्धति की ओर बढ़ जाती है। लेकिन 1989 में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है। अगर हम 1985 की बात करते हैं, 1989 किसी भी दल को, अर्थात वही बहुदलीय पद्धति में परिवर्तन के कारण किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं, तो ये एक दलीय पद्धति यहां पर रही है और यहां पर हम कह सकते हैं बहुदलीय। तो 1989 में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, स्थिति बहुत खराब हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन 1991 में 89 में हम देखते हैं राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी जी की हत्या कर दी जाती है नक्सलवादियों के द्वारा। तो 1991 के अंदर चुनावों में कांग्रेस को सहानुभूति मिलती है ना। 1991 में क्या मिलती है, सहानुभूति मिलती है। सहानुभूति मिली है ना। लेकिन देखिए जो सहानुभूति मिली है, किसको मिली, कांग्रेस को। कारण क्या था, राजीव गांधी की मृत्यु। यहां पर कांग्रेस को सहानुभूति के रूप में 1991 में है ना एक बड़ी दर्जे की जीत हासिल करती है कांग्रेस यहां पर, है ना। और एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। क्या, सबसे बड़ी पार्टी बनती है। अर्थात सबसे बड़ी पार्टी बनती है, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता, पूर्ण बहुमत यहां भी नहीं मिलता।
सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसके बाद लगातार हम देखते हैं, ये आप देख लीजिए किस तरह परिवर्तन होते जा रहे हैं, किस तरह कांग्रेस की स्थिति में अवसान होता गया है। इसके बाद अगर हम बात करें 1996 की, 1998 की और 99 की बात करें हम, तो कांग्रेस की शक्ति लगातार कम होती गई और क्षेत्रीय दलों पर निर्भरता इनकी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। क्षेत्रीय दलों पर अब निर्भर होने लगी कांग्रेस धीरे धीरे। यहां पर हम बात करें कब की, 96 की, फिर 1998 में, फिर 1999, ये स्थिति थी। और इसमें लगातार कांग्रेस की स्थिति में कमी होती गई, और कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों पर निर्भर हो गई। तो हम कहते हैं कि इस तरह की स्थिति रही। 14वीं जो लोकसभा थी 2004 की और 15वीं लोकसभा 2009 में कांग्रेस ने गठबंधन की राजनीति को स्वीकार कर लिया। गठबंधन की राजनीति, गठबंधन का तात्पर्य है कि अब जो चुनाव है, गठबंधन के जो चुनाव होते हैं, इस गठबंधन के चुनाव में आप दूसरी पार्टियों को साथ में लेकर के सीटों का बंटवारा करते हो और चुनाव लड़ते हो, है ना। सीटों का बंटवारा अपनी गठबंधन और अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ में इस तरह का गठजोड़ करते हो और चुनाव लड़ते हो, कुछ सीटों पर उनको मौका देते हो। तो गठबंधन की राजनीति को इन्होंने स्वीकार किया। 2004 की अगर हम बात करते हैं 14वीं लोकसभा, फिर 15वीं जो लोकसभा के में 2009 में ये स्थिति रही। जब ये स्थिति रही और गठबंधन की सरकार, यहां पर कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट बनाती है, कांग्रेस यहां गवर्नमेंट बनाती है दोनों टाइम, किसके आधार पर, गठबंधन के आधार पर बनाती है, लेकिन और सत्ता में वापस लौट आती है। सत्ता कांग्रेस सरकार को मिलती है, लेकिन यहां से यह बात हो जाती है कि अब कांग्रेस खुद अकेली नहीं रही, अब उसको अन्य दलों का साथ चाहिए, अर्थात बहुदलीय शासन प्रणाली की तरफ हम बढ़ गए। तो यही हम इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि अब स्थिति क्या हो गई, एक दलीय से निकलकर बहुदलीय में परिवर्तित हो गई, है ना। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में अब कौन सी का उदय हो गया, बहुदलीय प्रणाली का उदय हो जाता है ना। तो भारत में बहुदलीय प्रणाली, है ना, भारत में क्या हो गई, बहुदलीय प्रणाली रही। 1996 से हम कह सकते हैं 2009 तक, क्योंकि यहां पर 2004 में और 2009 में गठबंधन के द्वारा, और यहां पर भी गठबंधन के द्वारा ही हम कह सकते हैं ये रही है। और इससे पहले अगर हम बात करते हैं 1986 से ही इस तरह की हो गई। तो ये जो समय रहा एक तरीके से क्या रहा, बहुदलीय प्रणाली का रहा है। बहुदलीय प्रणाली का समय रहा है 1996, 2009, 2004, ये जो भी बीच का समय है, ये पूरा बीच का समय एक तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इस समय में क्या मिला, किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं। इसके कारण कोई सरकार बनी, बहुदलीय गठबंधन की सरकार बनी। त्रिशंकु गठबंधन की सरकार, मतलब गठबंधन करना पड़ा दूसरे दलों के साथ और मिलकर के एक सरकार बनानी पड़ी यहां पर। लेकिन इसके बाद हम कह सकते हैं पुनः परिवर्तन आया, और पुनः परिवर्तन आया 2014 के चुनाव में।
2014 के जो चुनाव है, 2014 के चुनाव है, इसमें एक बार पुनः एक दलीय सरकार का निर्माण हुआ। क्या हुआ? एक दलीय सरकार का निर्माण। यहां पर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं पूर्ण बहुमत मिला। पूर्ण बहुमत। इसके बाद 2019 की बात करते हैं। इसके में भी लोकसभा को एनडीए में 553 मिले। एनडीए को कितने मिले? एनडीए को 553 सीटें मिली, है ना? सॉरी, 353 सीटें मिली। 353 सीटें मिलती है। अब इसमें बीजेपी की जो सीटें हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो 303 है, जो भी बहुमत के जादुई आंकड़े को पूरी करती है, अर्थात पूर्ण बहुमत है, अर्थात बीजेपी को पूर्ण बहुमत है। तो यह समय पुनः एक दलीय सरकार की ओर बढ़ रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत की दलीय प्रणाली इसी तरीके की रही है। शुरुआत में एक दलीय प्रमुखता रही, उसके बाद बहुदलीय शासन प्रणाली बन गई, गठबंधन की सरकार बनी। अगर हम बात करें तो 1999 से लेकर के 1996 की बात करें, 2009 तक की बात करें, वहां पर एक गठबंधन स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला। लेकिन 2014 और 2019 में स्पष्ट बहुमत के साथ पुनः एक दलीय सरकार की ओर अग्रसर हो गई। और इसी समय हम कह सकते हैं, अगर हम बात करते हैं भारतीय दलीय प्रणाली की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर उदय हुआ। उन क्षेत्रीय दलों की बात कर लेते हैं। कुछ क्षेत्रीय दल मैं आपको बता देता हूं। जैसे दिल्ली की बात करें, राज्यों में आप आदमी, आपकी आम आदमी पार्टी सरकार में आई। अगर हम बात करते हैं अन्य जगह की बात करें, जैसे अगर हम बिहार की बात करें तो जेडीयू। अगर हम यूपी की बात करें, समाजवादी पार्टी, है ना? यूपी में क्या? समाजवादी पार्टी। पंजाब में अकाली दल। पंजाब में कौन सा? अकाली दल। तो बहुत सारे क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया, बहुत सारे क्षेत्रीय दलों का हुआ। अगर हम हरियाणा की बात करें तो नेशनल लोक दल की बात कर सकते हैं हम। तो बहुत सारे क्षेत्रीय दलों का हम कह सकते हैं इस दरमियान हुआ और बहुदलीय शासन प्रणाली की तरफ भारत बढ़ा। लेकिन वर्तमान में अगर हम कह सकते हैं तो एक ही पार्टी को हम कह सकते हैं बहुमत प्राप्त है, पूर्ण बहुमत है। तो 2014 और 2019 एक तरीके से हमें एक दलीय व्यवस्था की ओर धकेल रही है। आज के लिए इतना ही। आज हमने भारत की दलीय प्रणाली को देखा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।